हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक जर्नी जो आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे का छुपा हुआ लॉजिक भी समझाएंगे। इस वीडियो सीरीज को बनाने के लिए मैंने बेसिकली दो बुक का यूज़ किया है। जो मेन सोर्स हैं मेरे वो है एम लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी डी बसु। इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटीज़ का भी इस्तेमाल किया है और जहाँ पे ज़रूरत मुझे महसूस हुई है वहाँ पे मैंने हिस्ट्री की बुक्स का भी रेफरेंस जो है लिया है, ताकि मैं आपको क्लियर बैकग्राउंड दे पाऊँ सो दैट आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, बल्कि लॉजिकली आप समझ जाएं ताकि वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। दिस इज गोइंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑन इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है। और इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का पहला चैप्टर, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम सीधा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप बैकग्राउंड जानेंगे समझेंगे तो आपको प्रोविजंस जो हैं रेगुलेटिंग एक्ट के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के वो रटना नहीं पड़ेगा। या किसी भी कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो आपको उन चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ें जो हैं आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इस वीडियो सीरीज को बनाने के पीछे मेरा मेन फोकस है सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट सो डीपली दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई ईच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, नॉट जस्ट व्हाट वाज रिटन इन इट। Okay, so if you want a clear, detailed, exam focused understanding of Indian polity, then make sure to like this video, subscribe this channel and watch till the end. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसके बारे में देखेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रॉयल सपोर्ट एंड पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था। उसके बाद फिर हम देखेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, बिकॉज ये एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है ब्रिटेन की हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में, जहाँ से बिल ऑफ राइट्स जो है वो आता है 1689 में। और इसी समय से जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके पास ज़्यादा पावर जो है वो आ जाता है। अब राजा रानी जो है वो कोई भी रैंडम डिसीजन लेने के लिए अलाउड नहीं थे, पार्लियामेंट की परमिशन की भी ज़रूरत लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ कब से हुआ? जब से बिल ऑफ राइट्स जो है वो आता है 1689 से। ओके, उसके बाद फिर हम पीसफुल ट्रेड पीरियड जो चला ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1740 से लेकर 1765 का टर्निंग पॉइंट, बिकॉज ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैटल्स लड़ रही थी, और सिर्फ लड़ ही नहीं रही थी, एक के बाद एक बैटल जो है वो जीत रही थी, जिसके वजह से उसका मनोबल जो है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ऊपर हो चुका था और कंपनी पॉलिटिकल एंट्री भी लेती है। फिर हम देखेंगे 1772 का इंक्वायरी जो बैठाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिटेबल थी वो लोन के लिए अप्लाई करती है, वो लोन मांगती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन के लोग जो हैं वो शॉक हो जाते हैं कि एक इतना प्रॉफिटेबल कंपनी जो एक कंट्री को रूल कर रही है वो इतना बैंकरप्ट कैसे हो सकती है, दिवालिया जो है वो कैसे हो सकती है। तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है, और उस इंक्वायरी कमेटी का क्या रिजल्ट रहा उसे भी हम देखेंगे इस वीडियो में, बिकॉज उस इंक्वायरी कमेटी के रिजल्ट की वजह से ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। ओके, तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1600 एडी। ओके, तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए रॉयल चार्टर जो है किसके द्वारा इशू किया गया था? तो क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा चार्टर जो है इशू किया गया था। ये रॉयल चार्टर था, यानी राजा रानी जो थे उनके द्वारा अगर कोई चार्टर इशू किया जाता था तो उसे रॉयल चार्टर कहा जाता था। तो ये रॉयल चार्टर क्या हुआ करता था? तो रॉयल चार्टर का मतलब है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि राजा या रानी के द्वारा इशू किया गया। और वो जो रॉयल चार्टर है वो क्या ग्रांट करता है? तो राइट्स, प्रिविलेजेस और ऑथोरिटी किसको? किसी इंडिविजुअल को, ग्रुप को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो हैं वो मिलते हैं और एक कंपनी वो स्टैब्लिश करते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को
कुछ राइट्स, प्रिविलेज एंड ऑथोरिटी जो है वो ब्रिटेन की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन उनके द्वारा दिया जाता है। और ये जो रॉयल चार्टर दिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, इसमें एक्सक्लूसिव राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है, दैट इज मोनोपोली, एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है 15 सालों के लिए। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 सालों का मोनोपोली मिल जाता है। तो वो मोनोपोली क्या था? वो मोनोपोली ये था कि इस रॉयल चार्टर में ये कहा गया कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में सिर्फ इंग्लैंड के तरफ से ट्रेड करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। यानी इंग्लैंड का कोई और मर्चेंट जो है वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता था अगले 15 सालों के लिए। तो ये एक एकाधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। प्रॉफिट एंड मोनोपोली की अगर हम बात करें तो 1601 से लेकर 1612 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हर साल नियरली 20% का प्रॉफिट जो है जनरेट करती है। अगर हम 1612 यानी 1612 की बात करें तो उस समय ही सिर्फ 2 लाख ब्रिटिश पाउंड को यूज़ करते हुए 10 लाख ब्रिटिश पाउंड का प्रॉफिट जो है जनरेट होता है। यानी इन्वेस्ट किया उन्होंने 2 लाख ब्रिटिश पाउंड एंड उनका प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 10 लाख ब्रिटिश पाउंड। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मेनली 2 सोर्सेस से आ रहा था। एक तो जो वो ट्रेड कर रहे थे उसकी वजह से, एंड दूसरा सी पायरेसी की वजह से। एंड ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक क्लोज कॉरपोरेशन थी, बिकॉज इसके जो मेंबर्स हैं वही सिर्फ ट्रेड करते थे ईस्ट में, और उन्हीं को अलाउ था ईस्ट में ट्रेड करना और किसी को अलाउड नहीं था। इसकी वजह से ये एक क्लोज कॉरपोरेशन जो है बन जाता है। ओपोजिशन एंड मोनोपोली की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव राइट जो है वो 15 सालों का मिला हुआ है। यानी 15 सालों तक और कोई मर्चेंट जो है वो ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता था। तो जो मर्चेंट्स ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपोज करेंगे, और ये चीज़ जो है वो इंग्लैंड में हो रही थी। तो जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं थे उन मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? उन मर्चेंट्स को फ्री मर्चेंट्स या फिर इंटरलोपर्स कहा जाता था। तो ये जो फ्री मर्चेंट्स या फिर इंटरलोपर्स थे ये रॉयल मोनोपोली को अपोज कर रहे थे। जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था उसको अपोज कर रहे थे, बिकॉज उनको भी जो है कमाने का मौका चाहिए था। और कोई भी एक अगर मर्चेंट ट्रेडर है वो सोचेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से प्रॉफिट अगर जनरेट हो रहा है तो वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए, जबकि उनको रॉयल चार्टर की वजह से वो परमिशन जो है नहीं मिल पा रही थी। एंड मोनार्क जो है वो भी सपोर्ट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हेवी लोन एंड ब्राइब्स जो है वो जो राजा रानी हुआ करते थे, उनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनको पे किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मोनार्क जो है वो क्यों सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लोन भी प्रोवाइड कर रही है और ब्राइब भी कर रही है, घूस भी दे रही है राजा रानी को एंड उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको। ठीक है, रॉयल सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जब चार्ल्स टू राजा हुआ करते थे इंग्लैंड के, उस समय कंपनी और राजा के बीच में काफ़ी करीबियां थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1,70,000 ब्रिटिश पाउंड का लोन जो है चार्ल्स टू को दिया। साथ ही साथ बहुत बड़ा अमाउंट जो है ब्राइब के रूप में उनको और उनके मिनिस्टर्स को दिया। तो ये जो डेटा है ये आपको एनसीईआरटी में मिलता है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक डाटा है, मैंने एनसीईआरटी से इसको उठाया है, एंड ये आपको एक बैकग्राउंड जो है वो क्लियर करेगा कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल सपोर्ट जो है वो मिल रहा था। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोन दे रही है, ब्राइब कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और कुछ पावर्स चाहिए होंगे, वो उसे मिलेंगे। ठीक है, तो नया चार्टर जो है वो इशू किया जाता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर मिलता है कि वो फोर्ट्स जो है वो बिल्ड कर सकती है, साथ ही साथ आर्मी जो है वो रेज कर सकती है। साथ ही साथ पीस का और वार का डिसीजन जो है एशियन रूलर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ले सकती है, ये भी पावर मिल जाता है। एंड इंग्लिश सेटलमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी देख सकती है, ये अथॉरिटी भी रॉयल चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्लोली जो कंपनी थी वो एक सोवरेन पावर इंडिया में बनती जा रही थी। अब कुछ टाइम के बाद वो क्या होते हैं? तो वो रूलर हो जाते हैं, ट्रेडर नहीं रहते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 की अगर हम बात करें तो ये एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर था इंग्लैंड के अंदर।
जब किंग जेम्स टू जो हैं वो अपनी सत्ता छोड़ते हैं और वो सत्ता जो है उनकी बेटी मैरी टू एंड विलियम ऑफ ऑरेंज जो उनके दामाद होते हैं उनके द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहलाता है? क्योंकि उस समय पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था जहाँ पे जो राजा थे किंग जेम्स टू वो कैथोलिक विचारधारा के थे। ठीक है, किंग जेम्स टू जो हैं वो कैथोलिक विचारधारा के हैं और जो प्रजा है वो प्रोटेस्टेंट विचारधारा की है। क्रिश्चियनिटी की ये विचारधाराएं होती है, तो कैथोलिक विचारधारा क्या है? तो ये ओल्डेस्ट एंड ओरिजिनल ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी कहलाती है। इसके अंदर बिलीव किया जाता है चर्च ट्रेडिशन में एंड ऑथोरिटी ऑफ द पोप जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। बट प्रोटेस्टेंट जो हैं इनका जो उद्गम है वो 16th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है। मार्टिन लूथर जर्मनी में जो है इसको स्टार्ट करते हैं और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि बाइबल जो है वही फाइनल अथॉरिटी है, पोप जो है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। तो ये विचारधाराओं का डिफरेंस होता है जिसके वजह से जो राजा है उसको प्रजा जो है वो हटाना चाहती है, क्योंकि प्रजा को ये डर है कि राजा जो है वो कहीं उनके ऊपर कैथोलिक विचारधारा जो है वो थोप ना दे। इसीलिए इंग्लिश पार्लियामेंट एंड लोग जो हैं वो डर रहे होते हैं कैथोलिक मोनार्की से और वो इनवाइट करते हैं विलियम ऑफ ऑरेंज को। विलियम ऑफ ऑरेंज जो है नीदरलैंड के राजा हुआ करते थे एंड ये किंग जेम्स टू के सन इन लॉ यानी दामाद थे। जब विलियम ऑफ ऑरेंज को इनवाइट किया जाता है तो विलियम ऑफ ऑरेंज जो है वो इंग्लैंड आते हैं अपनी सेना के साथ 1688 में। बट जब वो इंग्लैंड आते हैं तो किंग जेम्स टू जो हैं वो अपनी राज सत्ता छोड़ के फ्रांस भाग जाते हैं विदाउट फाइटिंग एनी वॉर और बैटल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बिना किसी बैटल या वॉर के ही तख्ता पलट जो है होता है, इसके वजह से इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। एंड बाद में फिर क्या होता है, विलियम एंड मैरी जो है वो राज शासन संभाल लेते हैं 1689 से इंग्लैंड का। अब मेजर रिजल्ट क्या होता है कि 1689 से एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी अब राजा रानी जो है कोई भी रैंडम डिसीजन सिर्फ अपने बलबूते नहीं ले सकते हैं। अब पार्लियामेंट का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और 1689 से ही इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रूल जो है रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, राजा रानी जो है वो पार्लियामेंट के कंसर्न के बिना रूल नहीं कर सकते। बिल ऑफ राइट जो है वो पास किया जाता है 1689 में, जिसके वजह से रॉयल पावर के ऊपर लिमिटेशन आ जाती है और पार्लियामेंट की पावर जो है वो बढ़ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, सो मोनार्की जो है पार्लियामेंट के इजाज़त के बिना कोई भी डिसीजन जो है अपने ही मन से नहीं ले सकती है, यानी रैंडम डिसीजंस राजा रानी का लेने का जो हक है वो उस पर लिमिटेशन जो है वो लाया गया। ऐसा नहीं है कि राजा रानी के रोल को ही ख़त्म कर दिया गया, नहीं, राजा रानी का रोल रहा, आज भी है, बट पार्लियामेंट के पास मेन जो है वो पास आ गए। ठीक है, इस तरीके से प्रोटेस्टेंट सक्सेशन जो है वो हो जाता है इंग्लैंड के अंदर। अब हम देखेंगे कि जब पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, उसके बाद फिर पार्लियामेंट जो है 1694 में ये प्रपोजल रखती है कि कोई कंपनी या ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स अगर सरकार को लोन देंगे, पैसे देंगे, तो उस कंपनी को रॉयल चार्टर जो है दिया जाएगा और उस रॉयल चार्टर के थ्रू वो कंपनी जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है। तो इस चीज़ का इंतजार जो है बहुत सालों से जो फ्री मर्चेंट्स थे, इंटरलोपर्स थे, वो कर रहे थे और इस मौके का बहुत ही अच्छा फ़ायदा जो है फ्री मर्चेंट्स ने, इंटरलोपर्स ने उठाया और उन्होंने पार्लियामेंट में अपना सपोर्ट जो है वो गेन किया। पार्लियामेंट में सपोर्ट कैसे गेन किया, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1694 में इस्टेब्लिश होती है और इस कंपनी ने 2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का लोन जो है वो ऑफर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, इस कंपनी ने, जो कि नई ईस्ट इंडिया कंपनी है जो फ्री मर्चेंट्स ने बनाया, उसने कितना लोन ऑफर किया, 2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड। वहीं पे ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने कितना, 7 लाख पाउंड जो है वो ऑफर किया। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था
2 मिलियन का जो है ऑफर दिया गया, यानी लोन जो है दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो रॉयल चार्टर न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देगी, और दिया भी। बट इससे क्या होता है कि अब 2 कंपनियां आ गई जो आपस में अब compete कर रही थी, और कंपटीशन की वजह से वो आपस में लड़ने की वजह से दोनों का लॉस हो रहा था। इसलिए आगे जाके 1708 में दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं और एक नई कंपनी जो है मर्जर के बाद बनती है, वो कहलाती है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट ऑफ इंडीज। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनल रूप जो है बन जाता है, जो कि इंडिया में फिर रूल करना स्टार्ट करेगा आगे जाके। ठीक है, 1708 से लेके 1740 तक अगर हम देखें तो पीसफुल ट्रेड पीरियड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मेनली फोकस कर रही थी ट्रेड के ऊपर और फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। फैक्ट्री जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। उस टाइम का फैक्ट्री का मतलब है एक कंपाउंडेड एरिया जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो सामान ला के रखते थे, एंड उनके जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो भी वहाँ पे रहते थे। तो ये एक तरीके का हम समझ सकते हैं कि वेयर हाउस हुआ करता था, जहाँ पे वो सामान जो है जमा करते थे एंड वहाँ से वो फिर एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट पे ले जाया करते थे। तो इस टाइप की फैक्ट्री जो है वो पहले हुआ करती थी। आज के फैक्ट्री के साथ अब इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि आज अगर हम फैक्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हुआ करती थी, वो एक तरीके से वेयर हाउस हुआ करती थी। एंड फैक्ट्री जो वर्ड है वो बना है फैक्टर से। ठीक है, फैक्टर। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन होते थे? तो ये कंपनी के एजेंट्स या फिर ट्रेडर्स हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए जहाँ पे फैक्ट्री के जो एजेंट्स या ट्रेडर्स रुका करते थे, अपना काम संभालते थे, उस एरिया को ही फैक्ट्री जो है कहा गया था। तो फैक्ट्री जो है वो बिल्ड करने में लगे हुए थे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता के एरिया में, क्योंकि ये पोर्ट वाले एरिया हैं जहाँ से वो एक्सपोर्ट जो है ईजिली कर पाते थे। ठीक है, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो मेनली डील्स कर रहे थे लोकल रूलर्स के साथ ट्रेड के लिए एंड कस्टम प्रिविलेज के लिए। रूलिंग के लिए वो कोई डील जो है नहीं कर रहे थे लोकल रूलर्स के साथ। और ये इस टाइम पीरियड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अवॉइड करती है किसी भी टाइप का वार या फिर पॉलिटिकल अलायंस, बिकॉज मुगल एम्पायर जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा था, भले ही वो कमज़ोर हो गया था पर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। बट 1740 का हम टाइम देखें तो सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, ड्रामेटिकली चेंज जो है वो आता है, एंड यहाँ से मुगल एम्पायर जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन होता है। और जो रीजनल पावर्स थे, जो नवाब्स थे, निजाम्स थे, मराठास थे, ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। और जो स्ट्रांग सेंट्रल कंट्रोल था मुगल एम्पायर का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और लोग जो हैं यानी छोटे छोटे जो राजा हैं वो खुद आपस में लड़ते हैं, और हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो इस्टेब्लिश करने में लग जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो है वो उठाती है। 1740 से 1765 का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो इस समय काफ़ी वार जो है, बैटल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है। 1740s में अगर हम देखें तो कार्नेटिक वार जो है चल रहा होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। साउथ इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ जो है होती है। और इस के बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है फाइनली 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवॉश में पूरी तरीके से हार जाता है। एंड 1763 में पेरिस का जो है एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ पेरिस होता है, जिसके बाद से इन दोनों के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है। एंड साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर के आती है। देन हम बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में हुआ था उसे हम देखें तो यहाँ पे नवाब ऑफ सिराजुद्दौला जो है उसको हरा देती है कंपनी की जो आर्मी है वो, और बंगाल के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। देन 1764 की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ पे बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर तीनों को जो है हराया जाता है और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है इस एरिया में बना लिया जाता है। देन 1765 जो है उस समय दीवानी राइट जो है वो आ जाती है किसके पास? तो आ जाती है दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास हक हो जाता है कि वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करे। तो अब यहाँ से ये रूलर बनना शुरू हो जाते हैं। अब कंपनी जो है वो रूलर बन जाती है, वो सिर्फ ट्रेडर नहीं रहती है।
1765 से लेकर 1772 की अगर हम बात करें तो एक कंपनी जो ट्रेड के लिए आई थी, जिसकी मंशा हमेशा प्रॉफिट जनरेट करने की थी, वो बन तो गई है रूलर, बट उनकी मेंटेलिटी अभी भी ट्रेडर की है। तो वो बस पैसे जो है बटोरना चाहते हैं, प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और प्रॉफिट जो है इंग्लैंड भेजना चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो गवर्नेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड काफ़ी मिस रूल जो है वो होता है एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। ओके, करप्शन का लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है एंड उसी टाइम में क्या होता है, 1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का रिक्वेस्ट जो है कंपनी डालती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि हमें आप लोन दें, क्योंकि हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट ही नहीं, ब्रिटेन के लोग जो हैं वो क्वेश्चन करने लगते हैं, वो शॉक हो जाते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो अब एक रूल कर रही है कंट्री के ऊपर, वो बैंकरप्ट कैसे हो सकती है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है। क्यों? क्योंकि बंगाल फेमाइन जो है 1770 में हो जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि 1/3 जो बंगाल की पॉपुलेशन है वो मर जाती है। एंड हम बात कर रहे हैं 1770 की, उस समय का बंगाल का एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था एंड 1/3 पॉपुलेशन जो है मर रही है। कोई रूल कर रहा है वहाँ पे, एक कंपनी जो है वो रूलर बन के वहाँ पे बैठी हुई है और उसके बाद भी जनता का ये हालत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो रही है। एंड साथ ही साथ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड करप्शन जो है ऑफिसर्स के बीच में वो चल रहा है। कंपनी जो है कर्ज में डूब रही है, इतना प्रॉफिट होने के बावजूद कोई कंपनी कर्ज में डूबे, ये चीज़ें जो है किसी को हजम नहीं हो रही थी। इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1772 में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है और वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट में वो कमेटी बताती है कि मैसिव करप्शन एंड अनकंट्रोल्ड वे में पावर का यूज जो है किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा एंड बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बस रैंडम तरीके से सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और कंपनी जो है मिलियंस ऑफ इंडियंस के ऊपर डायरेक्टली रूल कर रही है विदाउट ब्रिटिश सुपरविजन। तो ये कुछ मेन कंसर्न जो हैं वो निकल के आए। कंपनी जो है रूलर बन गई थी, बट वो ट्रेडर का माइंडसेट ही रखी हुई थी। कंपनी ऑफिशियल जो हैं इंडिया में बहुत ही लो सैलरी पे आते थे, बट उनको प्राइवेट ट्रेड जो है वो अलाउड था। सो ये प्राइवेट ट्रेड जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि यही करप्शन का सबसे बड़ा कारण बनी एंड कंपनी के डूबने का कारण प्राइवेट ट्रेड ही बनती है। 1765 के बाद अगर हम देखें तो जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। वो ब्राइब्स जो है वो ले रहे थे इंडियन रूलर से। साथ ही साथ यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्सफुली सस्ते दामों पे सामान को बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड उनका मेन एजेंडा बन जाता है। देन कंपनी के आर्मी का मिसयूज जो है प्राइवेट गेन या पर्सनल गेन के लिए भी कंपनी के ऑफिसर जो है वो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है पाई गई रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। देन ये अभी हम समझेंगे कि ये प्राइवेट ट्रेड क्या था। तो प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो इंडिया के किसी जगह से कोई सामान जो है खरीद सकते हैं और उसको दूसरे स्टेट में या दूसरे प्लेस पे या उसी प्लेस पे बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब वो पर्सनल बिजनेस जो है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी बोला गया था कि आप इंडिया से कहीं से सामान खरीदो और आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप उसको सेल आउट करके जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट करना है आप कर सकते हो। बट ये जो ऑफिसर्स थे उनको ये अलाउड नहीं था कि वो इंडिया से सामान खरीदे और इंग्लैंड में उसको डायरेक्टली बेचे, ठीक है। क्योंकि ये मोनोपोली तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी रॉयल चार्टर के थ्रू, तो उसके जो वर्कर्स हैं उनको ये अथॉरिटी कैसे दी जाती, नहीं दी जाती। इसी वजह से बोला गया कि आप अपना भी ट्रेडिंग जो है कर सकते हो, बस आप ध्यान रखो कि आपका सामान जो है वो डायरेक्टली इंग्लैंड ना पहुंचे। बट सीक्रेट तरीके से जो ऑफिसर्स थे वो अपने प्राइवेट गुड्स को भी इंग्लैंड भेजते थे एंड वो ट्रेडिंग कर रहे थे। एंड ये प्राइवेट ट्रेड की वजह से क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो गिरा। अब मान के चलिए कि एक जगह पे 1000 केजी का कुछ कॉटन जो है वो मिल रहा था, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर था उसने ये बोला कि 1000 तो नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ 500 केजी ही मिल पा रहा है।
और उसने क्या किया, ये 5 ने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए रख लिया और 500 जो है वो कंपनी के ट्रेडिंग के लिए उसने रखा। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि पर्सनल ट्रेडिंग जो है वो अलाउ किया गया था, प्राइवेट ट्रेड जो है वो अलाउ किया गया था, जिसके वजह से कंपनी को सीधा 500 केजी का लॉस हो गया। और इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इसीलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो फाइनली डिसाइड करती है कि नहीं भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब इंटरफेयर करना पड़ेगा। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है फर्स्ट टाइम एक लॉ पास करती है, जिसके थ्रू वो जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और वो रूल जो पास किया गया उसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, कंपनी के चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये लॉ लाया गया, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है कहा गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपनी रूल जो है 1773 में स्टार्ट होती है और कंपनी रूल जो है 1858 में ख़त्म होती है। तो आपने इन चीज़ों को देखा, जब आप आगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का प्रोविज़न देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उसके अंदर एक प्रोविज़न रखा गया था कि जो कंपनी के लोग हैं उनको किसी से भी गिफ्ट लेने से या ब्राइब लेने से मना किया गया। साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेड जो है वो मना किया गया। तो ये क्यों मना किया गया? आपने जो ये बैकग्राउंड देखा तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो है प्रोविजंस में ये बातें रखी गई थी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया हो। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपके अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप बताइए, कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो दैट्स ऑल। जय हिंद। थैंक यू।